हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो पोएम है कौन सी, द डैफोडिल्स। देखिए दोस्तों, डैफोडिल्स पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पोएम है ये आपके यूजी में भी चलती है, ये आपके जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें भी है कहीं ना कहीं। और दोस्तों, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी आती है, या आप मान लीजिए आपका जो भी सेट एग्ज़ाम है, सी टेट है, यूपी टेट है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये वाली पोएम है वो पूछी जाती है। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर ये जो पोएम है द डैफोडिल्स, इसको मैं आपको बहुत ही इत्मीनान ढंग से समझाऊंगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और निश्चित रूप से आपको ये पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा कि मेरे को बिल्कुल टोटली ये इजी रूप से आने लग गई है। दोस्तों ध्यान से समझना, और ये हर चीज़ इसमें आपको मैं क्लियर करते चलूँगा। देखिए इसके अंदर हम क्या क्या बातें करेंगे, पोएम को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में इसमें जो लिटरेरी डिवाइस हैं उनको भी एक्सप्रेस करेंगे, और इसमें जो पोएट है उसके बारे में भी आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम हमारी जो पोएम है उसका नाम है द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है दोस्तों, एक फूल है, फूलों को बोलते हैं। मैं दिखाऊंगा सारी सारी चीज़ें आपको। तो देखिए दूसरा इसका जो टाइटल है वो क्या है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो यहाँ वांडर एक वर्ड होता है, वॉन्डर, दूसरा होता है वांडर। वांडर का मतलब भटकना, ऐसा, ठीक है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो ये जो पोएम है हमारी लिरिकल पोएम है, ठीक है। लिरिकल पोएम मीन्स पर्सनल फीलिंग एंड इमोशंस उनको एक्सप्रेस करना, राइट। यहाँ पे लिरिकल पोएम है। आपसे पूछे कि दिस इज, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें आपसे पूछेंगे कि दिस इज लिरिकल पोएम, तो ये लिरिकल पोएम का अर्थ आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी पोइट, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने जो पर्सनल फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे इस पोएम में सारी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे पोइट है वर्ड्सवर्थ, है ना वो, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो पोइट है वो एक रोमांटिक पोइट है। बहुत बार आता है सेकंड ग्रेड के अंदर, टीचर्स एग्जाम होती है उसके अंदर ये वाली चीज पूछी जाती है कि वर्ड्सवर्थ है वो कौन सा पोइट है, रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट क्या होता है देखो, रोमांटिक मीन्स बिलोंग टू द एरा ऑफ द पोइट हु इंस्पायर्ड बाय द नेचर। मोस्ट ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन नेचर, जिसमें पोइट जो हैं सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, वो नेचर के प्रेमी है, यानी कि प्रकृति प्रेमी है वो। और वो सारी की सारी जितनी भी पोएम्स राइट करते हैं, ठीक है, वो उस नेचर पे ही आधारित जितने भी हैं उन्हीं पे वो क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो समझ आ गया दोस्तों, पहली हमारी लिरिकल पोएम है, दूसरी जो हमारा जो पोएट है वो क्या है, रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट का मैंने आपको बता दिया कि रोमांटिक एज जिसको हम बोलेंगे, इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू द एरा ऑफ द पोइट हु इंस्पायर्ड बाय द नेचर। ओके, मोस्ट ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन नेचर, मतलब इसमें अधिकतर पोएम जो है वो नेचर पे ही बेस होंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, और इसका जो 1770 से लेके 1850 तक इसका जो था ब्रिटिश पोइट था ये, और उसने अपना जो अधिकतर जो लाइफ है वो स्पेंड किया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। और जो स्पेक्टेकुलर जो लैंडस्केप है, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है बहुत ही शानदार, जो दृश्य होता है ना उसको, जिसको अपन बोलेंगे स्पेक्टेकुलर का मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक, शानदार, अट्रैक्ट करने वाला जो उसका लैंडस्केप है, डीपली अफेक्टेड वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन एंड गेव हिम ए डीप लव ऑफ नेचर। वो जो लैंडस्केप था, जो प्रकृति का जो दृश्य था, उससे वो डीपली अफेक्टेड हो गया, और उसी के ऊपर, उसी पे डीप लव में पढ़ के, और उसमें वहाँ पे सारी सारी चीज़ें है ना, वो उन्हीं पे वो अपनी पोएम है वो करने लग गया, मतलब उस पर पोएम लिखने लग गया। नेक्स्ट है आपका देखिए थॉमस ग्रे के बारे में। इसका जन्म आपको बताया मैंने 26 दिसंबर 1716, यानी कि 26 दिसंबर 1716 को, डेथ है इसकी 30
जुलाई 1771। ये इंग्लिश पोइट है, लेटर जो इसकी राइटर है क्लासिकल स्कॉलर एंड प्रोफेसर। और पब्लिश्ड कब हुई थी ये पोएम? इसकी जो ओनली 13 पोएम्स जो है ना वो जीवन में पूरे के पूरे जीवन में 13 पोएम ही पब्लिश्ड हो पाई थी। ओके दोस्तों, ये वाइडली नोन एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, बहुत लंबी पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, उसके नाम से उस वजह से ये सारी क्या किया गया था, इनको जाना गया था। अब हम बात करते हैं हमारी जो पोएम है, तो ये पोएम में ये जो दे रखी है ये इसकी सिस्टर है और उसका नाम क्या है? डोरोथी। ठीक है, तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है। और ये जो इंस्पायर्ड हुआ था 15 अप्रैल 1802 को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल वाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, और रिटन समटाइम बिटवीन, ये इसके बीच में इसको लिखा गया था। अब दोस्तों मैं आपको पहले ये जो पोएम है ये समझा देता हूँ, उसके बाद में इसकी जो भी लिटरेरी डिवाइस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं। आपको मैं सारे स्टेंजा समझा देता हूँ। पहले देखिए पोइट बोलता है, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ये कह रहा है कि मैं अकेला और क्लाउड्स के जैसे जो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। कहाँ पर? जो हिल्स हैं, वैली जो है उनके ऊपर से, और वो जो क्लाउड्स ऐसे फ्लोटिंग करते हैं ना, वैसे ही मैं अकेला क्या कर रहा था, वॉन्डरिंग कर रहा था, ऐसे भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। जो डेफोडिल्स के जो गोल्डन कलर के थे उनको झुंड मैंने देखा था तुरंत। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, लेक के बगल में, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में, और वो फ्लटरिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे, इधर उधर लहला रहे थे और वहां पे डांसिंग कर रहे थे। कौन? डेफोडिल्स के फ्लोर। ठीक है दोस्तों, ये पहला स्टेंजा है, इसमें सारी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद समझा देता हूं। कौन कह रहा है ये बात? ये पोइट कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। दूसरा स्टेंजा देखिए, कंटिन्यूअस एट द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। देखिए ये कह रहा है कि लगातार, और वह स्टार के जैसे मिल्की वे, जिस तरह से देखो मिल्की वे में क्या करता है, देखो यहाँ पे आपका देखो ये मिल्की वे है, ठीक है, और इसमें जिस तरह से देखो स्टार साइनिंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना स्टार साइनिंग, वैसे ही हमारे ये जो है आपका लगातार कंटिन्यूसली, और वो स्टार के जैसे साइनिंग कर रहे थे इस मिल्की वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, दे स्ट्रेचेज इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। बे का मतलब होता है खाड़ी सा होता है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये है आपकी बे, ठीक है, और इसमें देखिए ये इस तरह का जो किनारा है उसको बोलते हैं मार्जिन। ये जो किनारा है बे का, खाड़ी का किनारा है इस तरह से, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, ये यहाँ तक इस तरह से। तो दोस्तों ये जो है ये आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे वो फ्लोर जो थे डेफोडिल्स के, वो इस खाड़ी के किनारे पे, और इस तरह से नेवर एंडिंग मतलब उनका एंड नहीं होना, इस तरह से वो स्ट्रेस थे, मतलब फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, अचानक मैंने 10,000 के आसपास देखे। देखिए इसमें जितने भी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई, फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर यूज की गई, वो सारे समझाऊंगा आपको मैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपना सर उठा के और बड़ी स्प्राइटली का मतलब जोशीले जुनून में, और वो डांस कर रहे थे वो वहां पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, स्टेंजा थर्ड क्या आता है, द वेव बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। वो उस जो आपकी वेव होती है, वेव का मतलब जानते हो ना, जो लहरें होती हैं, ठीक है, ग्ली का मतलब प्रसन्नता, स्पार्कलिंग का मतलब ऐसे चमचमाते हुए। द वेव बिसाइड देम डांस, और उसके बगल में वो जो वेव थी वो भी डांस कर रही थी, लेकिन उतना अच्छा डांस नहीं कर रही थी जितने वो डेफोडिल्स कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों लाइन में, ए पोइट कुडंट बट बी गे इन सच ए जोकेंट कंपनी। इतनी अच्छी सुंदर कंपनी में, और कवि जो है ना वो क्या नहीं हो सकता था, इतना मायूस नहीं हो सकता था, मतलब उसको इतनी अच्छी कंपनी मिल गई कि वो पूरा का पूरा बड़ा जुनून से खुश मिजाज लग रहा था।
आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं घूरता गया, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रोट, और थोड़े थोड़े जो मेरे विचार जो है ना वो मेरे दिमाग में आ रहे थे, खुशी वाले विचार वापस फिर गिर के, मैं जैसे उनको घूरता गया ना, तो वो डैफोडिल्स के सारे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। अब नेक्स्ट आता है आपका जो लास्ट स्टेंजा है वो, For often when my coach I lie in vacant और in pensive mood, बिल्कुल शांत सूद मूड में जब मैं था, घर पे आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, घर की बात कर रहा है। मैं कोच सोफा बोलता है ना, उस पर लेटा हुआ था, और जब मेरा दिमाग जब भी खाली होता है, जब भी पेंसिव मूड में होता है, जब भी शांत मूड में होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, अकेलेपन में वो वापस वो विचार मेरे दिमाग में, वो फूल मेरे आंखों में आ रहे हैं बार बार घूमकर। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांस्ड विद द डेफोडिल्स, और तभी मेरा हृदय जो है ना वो प्लेजर के से मतलब आनंद से भर जाता है, और वो जो डेफोडिल्स हैं उनके साथ मेरा भी जो मन है वो डांस में झूमने लग जाता है। तो ये वाली बातें तो क्या थी इसके अंदर दोस्तों, आपकी ये पोएम का जो ट्रांसलेशन था। अब मैं आपको इसमें देखिए क्या क्या बताता हूँ, सुनते जाना आप। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो लिटरेरी डिवाइस हैं, वो कौन कौन सी यूज की गई है। सिमिली है, सिमिली आपको पता है, जब भी दो अननोन जो होते हैं, बेमील जो नाउन होते हैं, उनमें कंपैरिजन होता है। लाइन के अंदर कौन सा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यानी कि इस ह्यूमन बीइंग की तुलना बादलों से की गई है, इसलिए इसने सिमिली वर्ड यूज किया है। राइट, क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, और जहां पर भी एज और लाइक वर्ड आते हैं वो क्या होता है, सिमिली होता है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन दीज टू डिफरेंट थिंग्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। तो समझ आ गया आपको, यहाँ पे कौन सी लाइन में है आपके सिमिली, ये आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। क्लियर हो गया। चलिए अब आता है दूसरा आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन का मतलब कोई भी लाइफलेस थिंग्स होती है, मतलब कोई भी जो निर्जीव चीज होती है ना, उसको सजीव के रूप में प्रस्तुत करना, उसको शो करना। जैसे कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फूल क्या कर रहे थे, हवा में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग होता है वो डांस करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से उन फूलों को भी क्या किया गया है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह है उनको शो किया गया है, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन आ गया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है हाइपरबोल। कौन सा आता है, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जिजरेट करना, यानी कि अतिशयोक्ति जिसको अपन बोलेंगे, बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज को अपन बोलेंगे। तो देखो इस लाइन में क्या बोला है, जो है ना 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, एक ही झलक में मैंने 10,000 के आसपास देखे। मतलब यहाँ पे जो पोइट है उसने एग्जिजरेशन यूज किया है। ही नेवर सीज सो मैनी डेफोडिल्स एट ए ग्लांस सो ही वॉज अमेज्ड एंड ओवरजॉयड, उनको देख के 10,000 के आसपास, ऐसे उसने क्या किया है यहाँ पे उनको एक्सप्रेस किया। तो 10,000 के आसपास ऐसे होते हैं कि एक झलक में इतने देख लिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, हाइपरबोल का यूज किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है ना, राइम स्कीम है वो ABABCC, ये है ABABCC। अब राइम स्कीम आपको मैं समझाता हूं कि राइम स्कीम हम कैसे निकालेंगे। देखो ये है, ठीक है, ये आपकी पोएम है, इसमें लिखा है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो क्राउड देखो इसका साउंड है वो इससे मिल रहा है, यानी कि देखो ए हो गया और इधर भी ए हो गया। ठीक है दोस्तों, राइम स्कीम में आपको निकालना आता ना। देखो क्लाउड क्राउड, क्लाउड क्राउड, इसको हमने ए दे दिया और इसको भी हमने ए दे दिया। हिल्स डेफोडिल्स, हिल्स डिल्स, हिल्स डिल्स, यानी कि इसको हमने बी दे दिया, यानी कि बी ए बी। ओके, फिर आता है ट्रीज ब्रिज, ट्रीज ब्रिज, तो सी 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 सी। क्लियर हो गया भाई, समझ आ गया आपको। तो ये जो है इस तरह से आपको राइम स्कीम देनी है।
साउंड मिल रहा है ना, देखो। फिर देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेम साइन लाइन, ये भी इसमें मिल रहा है। वे बे, ये भी इसमें मिल रहा है। ग्लांस डांस, यानी कि देखो सी सी आ गया इधर, बी ए बी और इधर सी सी, तो ये भी देखिए क्या आ गया इसमें, आपका राइम स्कीम हो रहा है ना। नेक्स्ट वापस दे, फिर क्या आ गया गे ग्ली, यहाँ पे आ गया कंपनी, तो देखो थॉट ब्रॉट, तो ये भी राइम स्कीम हो रहा सेम। नेक्स्ट क्या आता है लाई आई मूड सोल्टूड, ठीक है, फील्स डेफोडिल्स। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है ये आपकी राइम स्कीम है, ठीक है। और ये आपको मैंने सारे के सारे देखो क्या क्या समझाए हैं। जिस तरह से देखो ये दे रखा है द वेव बिसाइड देम डांस्ड, तो वो जो वेव है वो उनके बगल में भी वेव भी डांस कर रही थी। देखो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, किया कि नहीं किया, देखो यानी कि लहरें डांस करती हैं क्या, लेकिन नहीं, इन्होंने भी डांस का वो शो किया है, यानी कि लहरों को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में शो किया है। देखो फिर नेक्स्ट क्या आता है आई गेज्ड एंड गेज्ड, तो देखो जी आ रहा ना, इसको हम बोलेंगे अलिट्रेशन बोलेंगे, इसको रिपीटेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे आपका ज इस तरह से ये क्या हो गया, इसके अंदर भी अलिट्रेशन आ गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डेफोडिल का फूल हो गया, ठीक है, डेफोडिल हो गया। और इसमें सिमिली पर्सोनिफिकेशन रिपीटेशन ये सारे के सारे इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए। इस तरह से आई होप कि ये पोएम आपको दोस्तों समझ आई होगी। इसमें मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा। फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी पोएम आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।